करना है कि ज्यादा से ज्यादा चॉइस एलिमिनेशन हम लगाएं. डोंट ट्राई टू प्रूव अ ऑप्शन करेक्ट, ट्राई टू प्रूव एवरी ऑप्शन रॉन्ग. लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ते हैं है ना, डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने रूल पढ़ा है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम ये रूल पढ़ते हैं, मशीन को भी यही सिखाते हैं. लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाना है. यू डू नॉट हैव टू प्रूव द ऑप्शन करेक्ट, यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव एवरी पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग. यू नीड टू फाइंड द रीजन दैट क्यों ये रॉन्ग नहीं है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाना है, चॉइस एलिमिनेशन लगानी है. मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में देख लो, स्टेटमेंट वाले में देख लो, एमएसओ वाले में देख लो, हर क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, चॉइस एलिमिनेशन. हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे. आपके लिए है स्टैक एल्गोरिथम, एलिवेटर्स एल्गोरिथम, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग और हेवेंडर्स एल्गोरिथम. देखो सीन ऐसा है, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़े हैं डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, और जो आप लोगों की स्कैन एल्गोरिथम होता है, क्या हम उसको एलिवेटर बोलते हैं या सी स्कैन को बोलते हैं? याद है ना, एलिवेटर्स एल्गोरिथम को ही हम लोग स्कैन एल्गोरिथम बोलते हैं, और ये बिल्कुल ठीकली मैच्ड है अपना. बी का तो होगा 2, और बी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, नहीं मैम 2 ऑप्शन में है. तो या तो आपका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या आपका आंसर हो सकता है सी. आगे देखिए, पेज रिप्लेसमेंट है, सीपीयू स्केड्यूलिंग है. तो आपको पता है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग सीपीयू स्केड्यूलिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं, यानी कि सी का होगा 4. जब सी का 4 होगा तो ये भी गलत हो गया. करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी ही आएगा. बेडलीज एनोमलीज फीफो में होती है ना. बाय इंक्रीजिंग द फ्रेम नंबर वी थिंक दैट पेज फॉल्ट विल डिक्रीज, बट एक्चुअली वाइस वर्सा हो जाता है. सही. आगे देखो, पेज रिप्लेसमेंट है और डेडलॉक है. तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि हमारे पास में इन दोनों में से कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो हमने पढ़ी नहीं है ज्यादातर. आपकी हेवेंडर्स एल्गोरिथम आई डोंट थिंक कि हमने ज्यादा पढ़ी है. ठीक है. अरे सी का 4, अरे रे रे मैडम क्या हो गया है, सॉरी जी, सी का 4 है, मैंने डी का 4 कर दिया. प्रायोरिटी के लिए मैच सही किया है, ऑप्शन गलत टिक करा है. ठीक है. डेडलॉक के लिए यूज होती है आपकी हेवेंडर्स एल्गोरिथम, ऑल्दो हमने बैंकर्स के अलावा ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं. सही है ना. याद रखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल से देख सकते हो. तो आपके पास में है मल्टीमीडिया, रियल टाइम मल्टीमीडिया, फिर फाइल ट्रांसफर, फिर डीएनएस, फिर ईमेल. ये सारे के सारे कौन सा टीसीपी में है, कौन सा यूडीपी में है, हम सब लोग जानते हैं. अपर लेयर प्रोटोकॉल हमको याद रखने होते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताना, रियल टाइम से मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, क्या यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था मैंने रियल टाइम मल्टीमीडिया में? रियल टाइम मल्टीमीडिया के अंदर मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था क्या? और आपको मैंने ये भी बताया था, रियल टाइम जो होता है वो डेटाग्राम सर्विस होता है. मैम टीसीपी वाले ऑप्शंस तो कट करो, क्योंकि फर्स्ट तो यूडीपी होगा. रियल टाइम मल्टीमीडिया यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था, यूजर डेटाग्राम होता है. रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, पर मुझे टाइम कम से कम चाहिए. टाइम रिले की बात की थी. आगे देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. वैसे तो देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, है ना, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल. पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेरे लिए हमेशा ही क्या होता है, टीसीपी होता है. तो फाइल ट्रांसफर टीसीपी आ गया. फिर आ गया मैम डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो डीएनएस जो होता है मैम वो यूडीपी होता है, डेटाग्राम सर्विस होता है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. इनके पोर्ट नंबर भी याद रखने हैं. डीएनएस हो गया, एफटीपी हो गया, है ना. रियल मल्टीमीडिया खैर इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, पीओपी प्रोटोकॉल हो गया, पीओपी 3 प्रोटोकॉल हो गया. देन आप लोगों का आईमैप हो गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया. सबके आपको क्या याद रखने चाहिए, सबके मैम हमको याद होने चाहिए पोर्ट नंबर. एफटीपी आपको पता ही है 20 और 21 ये लेके जाता है. एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्या होता है इसका 25. पॉप क्या 110 होता है इसका प्रोटोकॉल, आई मीन इसका पोर्ट नंबर 110 होता है ना. डीएनएस का कितना होता है, आई थिंक 53 होता है. आई मैप का कोई मुझे याद दिला सकता है क्या? आई मैप का मैं भूल गई, क्या होता है आई मैप का, मुझे याद नहीं है, आप बताइए मुझे.
iMap का है 143, ठीक है, आप मत भूलना यार, ये लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट है, टेलनेट हम जानते हैं 23 होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, HTTP मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 80 होता है, HTTPS 443 होता है, राइट। चलो वेरी गुड, जितने भी बच्चों को याद है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं याद है प्लीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SSH भी आया था लास्ट ईयर, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल था इंटरप्ट का, जो आप लोगों से मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। When an interrupt occurs, an operating system ignores the interrupt, always changes the state of interrupted process after processing the interrupt, always resumes execution of interrupted process after processing, may change the state of interrupted to blocked and schedule another process. Very very basic concept question of interrupt, एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल आ गया। यार भाई एक मुझे बात बताओ, हम लोगों ने दो टाइप्स के इंटरप्ट पढ़े हैं, दो तरीके के इंटरप्ट पढ़े हैं ना, मास्केबल एंड अनमास्केबल या नॉन मास्केबल। एक होता है मैम ऐसे इंटरप्ट जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, और एक ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लस हमने ये चीज भी अच्छे से पढ़ी थी मैम कि इंटरप्ट के अंदर आपको ये चीज याद रखनी होती है कि इंटरप्ट मैकेनिज्म के अंदर जो भी करंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है, उसमें जो अभी का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, जिस मान लीजिए इन बिटवीन इंस्ट्रक्शन आपका इंटरप्ट जनरेट होता है, तो हम उस करंट एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद में हम जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इंटरप्ट आया। अगर मास्केबल है तो हम उसको अवॉइड करके जा सकते हैं, अनमास्केबल है तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर हमें जाना होता है, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू इंटरप्ट वेक्टर टेबल रूटीन निकाल के लेके आते हैं कि कैसे किसी भी इंटरप्ट को हैंडल करना है। तो इट मे ब्लॉक और इट मे नॉट, यानी कि आपके पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं बात करूं तो देखो 32 बिट का आपके पास में वर्चुअल एड्रेस है, यानी वही लॉजिकल एड्रेस 1 KB का आपके पास में पेज है। अब 1 KB का पेज है तो आप ये कह सकते हो, मतलब क्या ही लिखें 1 KB, ठीक है 2 की पावर 10 लिखूंगी, क्या मतलब है। अब यहाँ पर आपने 1 लेवल की पेज टेबल बनाई है फॉर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, is not practical because large amount of internal fragmentation, large amount of external fragmentation, large memory overhead in maintaining the page tables, या the large computation overhead in the ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखो अगर ध्यान से यहाँ पर देखो तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकती, राइट। अब बात ऐसी है, मैंने अभी आपको बताया था वर्चुअल मेमोरी से 1 लेवल पेजिंग की जा रही है, और हम इसीलिए तो करते हैं ना, इसीलिए तो हम पेजिंग करते हैं कि हम बच सके फ्रेगमेंटेशन से। तो यहाँ पर हम ये नहीं लगा के आ सकते डायरेक्टली, लास्ट लेवल ऑफ द पेजिंग जो होता है उसके अंदर जाके चांसेस होते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सफर हो जाए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो पेजिंग के अंदर होता ही नहीं है। बात ऐसी है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कि जो पेज टेबल है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा ओवरहेड यहाँ पर हो जाएगा। आपके पास में क्या है 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पेज साइज के अकॉर्डिंग आप निकाल के देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज की साइज है 1 KB की, और टोटल वर्चुअल एड्रेस आप लोगों का कितना है 2 की पावर 32, यानी आप ये कह सकते हो कि टोटल जो स्पेसेस है मेरे पास में वो कितनी होगी 2 की पावर 32। और एक पेज की साइज जो है वो आप लोगों को गिवन है 1 KB, यानी आप ये कह सकते हो 2 की पावर जो है वो 10, ये कह सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पेज लेवल एंट्रीज, नंबर ऑफ पेजेस बता सकती हूँ। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 की पावर 22 है। अब 2 की पावर 22 अगर पेजेस है तो मेरे पास में जो मेरे पेज टेबल बनेगी, अब हर पेज टेबल में आपको पता ना जितने भी पेजेस होते हैं सारे की सारी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। अब आप ये सोच के देखो 2 की पावर 22 है, 2 की पावर 22 को आप ये भी बोल सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 को आप मिलियन कह सकते हो, 2 की पावर 2 को आप 4, यानी कि आपकी जो पेज टेबल है उसकी साइज देखिए 4 मेगा या 4 मिलियन, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी आप लोगों की पेज टेबल हो जाएगी। और इसी वजह से आप कह सकते हो कि ये कंप्यूटेशन के लिए भैया बहुत ही ज्यादा एक ओवरहेड हो गया है, मतलब मेमोरी का एक बहुत बड़ा ओवरहेड यहाँ पर हो गया है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।